हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब कभी भी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें रिएक्शन मैकेनिज़्म हमें आना चाहिए, जिसको हम आज एक बार कहकर चल रहे हैं। टॉपिक का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको अपन शॉर्ट में कह सकते हैं GOC। हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले सीख लेना चाहिए। अगर हम यहाँ स्टार्ट करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है रिएक्शन। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करें तो रिएक्शन से हम स्टार्ट करेंगे और फिर उसका मैकेनिज़्म लेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म रहेंगे। और स्टूडेंट, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि जिस स्टूडेंट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज़्म ढंग से कर लिया, मीनिंग ये है कि ये चैप्टर यदि हमने शुरुआती चैप्टर ढंग से कर लिया है, चाहे वो 11th क्लास हो, चाहे वो 12th क्लास हो, चाहे वो BSc क्लासेज हो, चाहे वो MSc क्लासेज हो, चाहे वो आगे के किसी भी टाइप के कंपटीशन हो, हर कंपटीशन में ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहता है। और एक और बात बता देता हूँ, मेरा जज पर माई एक्सपीरियंस कि स्टूडेंट का सबसे वीकेस्ट टॉपिक भी यही रहता है, जिसकी वजह से उनको फिर रिएक्शंस को रटना ही पड़ता है और वो हमारे लिए बहुत ही ड्रॉबैक बन जाता है और इसी वजह से हम कंपटीशन को फाइट नहीं कर पाते। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर उसकी बात करेंगे मैकेनिज़्म की। तो एकदम हम शुरुआती से स्टार्ट कर रहे हैं। ये मानकर चल रहे हैं कि आज हमने केमिस्ट्री यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की है, चाहे वो कोई भी क्लासेज में हो। हम क्लास की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। और शुरुआती टॉपिक हमने लिया रिएक्शन। व्हाट डू मीन बाय रिएक्शन? अगर हम रिएक्शन की एक सही डेफिनेशन दें, सटीक डेफिनेशन दें, तो हम कहेंगे ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड। सही डेफिनेशन यही है कि ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड हो रहा हो और फॉर्मेशन हो रहा हो किसी भी रिएक्टेंट में, अगर ये देखने को मिल जाए तो हम रिएक्शन कहेंगे। तो स्टूडेंट, ये बात बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। फॉर एग्जांपल RX यदि हम यहाँ ले रहे हैं और प्लस यहाँ पर KOH से हम रिएक्ट कराएं, तो यहाँ पर ये विदाउट ब्रेकेज ये पॉसिबल नहीं है कि नया, क्योंकि ये दिस इज ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकेज हुआ तो यहाँ पर R के साथ OH बन गया और K के साथ X बन गया। दिस इज न्यू बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड है CO, यहाँ पर बॉन्ड था CX। देयरफॉर दिस इज न्यू टाइप ऑफ बॉन्ड। तो विदाउट ब्रेकेज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक बात यहाँ पर क्लियर कर लें, रिएक्शंस की पहचान करना, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना। हमें रिएक्टेंट को देखकर यदि उसके बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और नया बॉन्ड दिख जाए, तब अपन कहेंगे कि ये रिएक्टेंट हो गए हैं, इसको रिएजेंट बोल दें और ये नए प्रोडक्ट बन गए। तो प्रोडक्ट बना और रिएक्टेंट से बना, और रिएक्टेंट पर किसने अटैक किया? रिएजेंट ने अटैक किया। तो ये 3 पॉइंट अपने दिमाग में रहना चाहिए। रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड प्रोडक्ट, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। तो ये हेल्प करता है इसको ब्रेक करने के लिए। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि बॉन्ड का ब्रेकेज होना बहुत ज़रूरी है। तो स्टूडेंट, एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल, जो कि हम कई बार गलती कर लेते हैं। मैं ये कहूँ कि मैंने एक बार स्टूडेंट से पूछा कि मैंने ये H2O लिखा, ये H2O और ये सॉलिड फॉर्म में यानी आइस फॉर्म में, और फिर वापस से मैंने H2O लिखा और ये बन गया लिक्विड फॉर्म में बन गया। मैंने आइस को लिक्विड में चेंज किया, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, मैंने रिएक्शन फॉर्म में तो लिख दिया है। तो अक्सर स्टूडेंट क्या कहते हैं कि ये सर रिएक्टेंट है, ये सर प्रोडक्ट है। इज इट रिएक्शन? नो 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 नो, दिस इज नॉट रिएक्शन, दिस इज सिंपल कन्वर्जन, फिजिकल प्रोसेस है ये।
केमिकल प्रोसेस को ही हम रिएक्शन कहेंगे। फिजिकल प्रोसेस में बॉन्ड ब्रेकेज नहीं रहता, नया बॉन्ड नहीं बनता। तो बॉन्ड कौन सा है? OH है। बॉन्ड कौन सा? OH है। तो इसलिए हम इसको रिएक्शन नाम नहीं देंगे। ये बात भी को क्लियर कर लें। यानी वाटर से लिक्विड बन गया, सॉरी सॉलिड से आइस से लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, तो ये रिएक्शन नहीं है। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें कि ये लिक्विड है, यानी वाटर फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है, और इसको हमने एरो लगाकर ऐसा लिख दिया कि गैसेस फॉर्म में बन गया, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है बॉन्ड में। तो दीज आर नॉट रिएक्शन, दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रिएक्शन। इन दोनों को हम रिएक्शन कंसिडर नहीं करेंगे। तो बात क्लियर कर लें। तो मेल्टिंग इज नॉट ए रिएक्शन, बॉइलिंग इज नॉट ए रिएक्शन। तो ये बात भी को क्लियर कर लें। जब तक कि बॉन्ड में चेंज नहीं आए हम रिएक्शन। तो चेंज आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगा? पहले तो होगा ब्रेकेज। तो हम इसी टॉपिक को अब आगे बढ़ा रहे हैं। ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड का मतलब है बॉन्ड फ्यूजन। बॉन्ड फ्यूजन हमने एक हेडिंग लगाया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यानी यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। हमने यहाँ ब्रेकेज लिखा है, तो इसको ही हम कह रहे हैं ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड फ्यूजन मतलब ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड है वो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट हेडिंग बन जाता है, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है शुरुआती रिएक्शन को शो करने के लिए। तो ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड यानी बॉन्ड फ्यूजन हमारे लिए यूजुअली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं, दो टाइप के बॉन्ड फ्यूजन है। नंबर एक है होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन, और दूसरा है हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन, इसको हम एक इम्पॉर्टेंट टर्म कह सकते हैं। होमो मीन्स इक्वल। अगर इक्वल फ्यूजन हो रहा है, इक्वल हो जाए वो, देखो इक्वली यदि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बॉन्ड का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेपरेशन हो, तो हम कहेंगे ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास चले गए हैं। तो ये हुआ होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो स्टूडेंट यहाँ इसको हम होमोलैटिक बॉन्ड फ्यूजन भी कह सकते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट नाम और भी दे सकते हैं, दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड फ्यूजन। नॉन पोलर बॉन्ड फ्यूजन भी, और इसका नाम सिमेट्रिक बॉन्ड फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो होमोलैटिकल के हमने दो नाम और दे दिए हैं। नंबर एक मैंने कहा नॉन पोलर बॉन्ड फ्यूजन, और ऐसे ही इसका नाम दे दिया सिमेट्रिक बॉन्ड फ्यूजन। तो ये तो हुए हमारे लिए इम्पोर्टेंट दो नाम इसी के। इसका मतलब ये भी समझ लें कि बॉन्ड का यदि जब ब्रेक हो, वो इक्वल इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं, एक एक करके एक बॉन्ड बना था, दोनों के पास एक एक चला गया, तो इसको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आफ्टर ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इक्वली तभी होगा, इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं। अब हम इसकी बात करें, एक बार के लिए हम फेवरेबल कंडीशन पर चलें। तो फेवरेबल कंडीशन ये होती है, तीन इंपॉर्टेंट कंडीशन है फेवरेबल। होमोलैटिकल बॉन्ड फ्यूजन कैसे कैसे होता है? नंबर एक, टेम्परेचर शुड बी हाई, टेम्परेचर हाई रहेगा। नेक्स्ट, पेरोक्साइड की प्रेजेंस होगी, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुने। मैंने यह लिख दिया हाई टेम्परेचर, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस किसकी होना चाहिए? प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। और थर्ड इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। ये अपना आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि ये होमोलैटिकल बॉन्ड फ्यूजन की क्या फेवरेबल कंडीशंस होंगी, उन कंडीशन को हमेशा याद रख लें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। ये जो कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस को लर्न करना, ये तो हमने समझ लिया कि क्लियर। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ होमोलैटिकल फ्यूजन। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं, कंडीशन के बाद हमारे दीज आर द थ्री कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन कह देंगे। अब हम कहेंगे रिजल्टेंट क्या हो सकता है? रिजल्टेंट इज फ्री रेडिकल। दिस इज फ्री रेडिकल। जो बनेंगे उनको अपन कहेंगे फ्री रेडिकल। यानी होमोलैटिकल फ्यूजन होने के बाद
एक रिएजेंट से क्या चीज़ बनती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स की अगर हम यहाँ पर वही क्वालिटी बात करें तो फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली अनस्टेबल, एक ही बात है, हाईली रिएक्टिव है तो हाईली अनस्टेबल होगा। नेक्स्ट न्यूट्रल होंगे, ये न्यूट्रल भी कह सकते हैं, न्यूट्रल होंगे तो हाईली रिएक्टिव, एक पॉइंट लिखा। दूसरा पॉइंट लिखा ये न्यूट्रल होंगे और तीसरा पॉइंट हाईली अनस्टेबल होंगे। तो ये तीनों पॉइंट, अनस्टेबल वाली बात भी, हाईली रिएक्टिव और अनस्टेबल, ये दोनों पॉइंट एक साथ ही लिख दिए मैंने, 3 पॉइंट्स होंगे। तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ फ्री रेडिकल, वापस लर्न करें, ये हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली अनस्टेबल होंगे और ये न्यूट्रल होंगे। 3 क्वालिटी हमें फ्री रेडिकल के बारे में जाननी है और 3 ही क्वालिटीज़ की फेवरेबल कंडीशंस के बारे में। इट्स ऑल अबाउट होमोलिटिकल फिजन। अब बात करें हेट्रोलाइटिक फिजन। स्टूडेंट, हेट्रोलाइटिक फिजन एक इम्पॉर्टेंट, यहाँ होमोलिटिक और हेट्रोलाइटिक में कंपेयर करते हो कि बता दूंगा मैं आपको कि क्या फेवरेबल कंडीशंस, हेट्रोलाइटिकल फिजन कब होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर नोटिस में आना चाहिए कि रिएजेंट में जो एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होगा। दिस इज़ आल्सो फेवरेबल कंडीशन ऑफ होमोलिटिकल फिजन। एक और भी नोट कर सकते हैं, 4th पॉइंट, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर 2 एटम एक बॉन्ड में हैं उनमें डिफरेंस यदि 0 है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी यहाँ पर 0 रहना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 रहना चाहिए। और यहाँ पर हम फेवरेबल जो कंडीशन लिखेंगे 3 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 लिखेंगे। जैसे एग्जांपल दिया मैंने A और B, तो A प्लस बना, B माइनस बना। इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे हम डिफरेंस कर रहे थे कि ये होमोलिटिकल में क्या होता था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे थे। यहाँ पर बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद इलेक्ट्रॉन एक के पास दोनों ही चले गए, एक एटम के पास दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए। चले क्या गए, ये नेचर पर डिपेंड कर रहा है। कैसे, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसकी नेचर ही ऐसी होती है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और इसी वजह से इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए और कम होने को हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते हैं, जिसका नाम इलेक्ट्रोफाइल कह दिया। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इसको हम इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे, जिसका नाम हमने न्यूक्लियोफाइल कह दिया। तो ये बात हुई कि ये कैसे होगा, कैसे बॉन्ड फ्यूजन होगा, कैसे इसका डिफाइन करेंगे। तो हम कहेंगे हेट्रोलाइटिकल फ्यूजन में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉन्ड के वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, एक पर ज़्यादा चले जाएंगे, एक पर कम रह जाएंगे। तो कम वाले इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन रिच है। इनके नाम क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल हो गया और इनका नाम न्यूक्लियोफाइल होगा। अब हम वो पॉइंट कह कर चल रहे हैं कि जैसे इनमें हमने फेवरेबल कंडीशन पढ़ी, इसकी भी फेवरेबल कंडीशन 1 2 3 4 पढ़ कर चल रहे हैं। व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फेवरेबल कंडीशन फॉर हेट्रोलाइटिक फिजन? नंबर 1, टेम्परेचर शुड बी लो। टेम्परेचर शुड बी लो, नंबर 1। नंबर 2 हम कहेंगे प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। प्रेजेंस की बात करके चलते हैं तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, ये प्रेजेंस होगी। और थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉन पोलर की जगह पोलर सॉल्वेंट होगा। यहाँ पोलर सॉल्वेंट होंगे। दीज आर द इम्पॉर्टेंट फेवरेबल कंडीशन टू heterolytic fission, to perform heterolytic fission. Fourth one is, that is another important, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस वो भी हाई होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस शुड बी हाई। इन बॉन्ड में जो एटम है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट 4 कंडीशन टू अकर हेट्रोलाइटिक फिजन। अब हम बात करें रिजल्टेंट की। जैसे मैंने बात की कि यहाँ पर जो रिजल्टेंट है, हेट्रोलाइटिक फिजन के 2 रिजल्टेंट बने। दीज आर द इम्पोर्टेंट इंटरमीडिएट्स ऑफ रिएक्शन।
तो हमारे पास 3 इंटरमीडिएट हो गए रिएक्शन के। नंबर 1 इंटरमीडिएट का नाम है फ्री रेडिकल, नंबर 2 यहाँ इलेक्ट्रोफाइल और नंबर 3 न्यूक्लियोफाइल। दीज 2 इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आर रिजल्टेंट ऑफ हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। तो स्टूडेंट ध्यान देने वाली बातें हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यही है, स्टार्टिंग है, लेकिन हमें एक एक चीज़ क्लियर होना चाहिए। मैंने कहा कि रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी? ब्रेकेज। अब कोई भी रिएक्टेंट कैसे ब्रेक होगा, कोई भी रिएजेंट कैसे ब्रेक होगा, उसका हमने आज कहा कि बॉन्ड फ्यूजन है। बॉन्ड फ्यूजन 2 टाइप से हो सकता है, दोनों टाइप आपके सामने है। अब हम बात कर रहे थे हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के बारे में। हेटेरोलाइटिक फ्यूजन से जो बनने वाले स्पीसीज हैं वो है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में से वही है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो डेफिशिएंट ये है और रिच ये है। अब हम इसके बारे में और डिटेल में अपन लेना चाहें कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होंगे। तो रिजल्टेंट आपके सामने पता लग गया है, फ्यूजन आपके सामने पता लगा है। अब हम इनके बारे में डिफरेंसेस की बात हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दें, एज द नेम इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होगा टू अट्रैक्ट, टू लव। एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा आयन, एक ऐसी स्पीसीज, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करे, उसको हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। और जो एक है न्यूक्लियोफाइल, एज द नेम न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस से जो अट्रैक्ट हो, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करे। तो न्यूक्लियस को जो अट्रैक्ट करे, इसका मतलब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट यहाँ हो गई है कि इसमें इलेक्ट्रॉन रिच होगा और इसमें इलेक्ट्रॉन पुअर होंगे। तो न्यूक्लियस, क्योंकि आपको पता ही है न्यूक्लियस का मतलब पॉजिटिव, जो पॉजिटिव अट्रैक्ट करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? नेगेटिव हुआ, इलेक्ट्रॉन रिच हुआ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंसेस 5 पॉइंट में मैं करना चाह रहा हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनेंगे। ये यूजुअली जब हम बात करें तब पॉजिटिव दिखाई देते हैं, ये नेगेटिव दिखाई देते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं चले कि हमेशा इन पर पॉजिटिव चार्ज ही हो। यूजुअली बोला मैंने, जनरली बोला है कि इलेक्ट्रोफाइल वो होंगे जिन पर पॉजिटिव चार्ज हो, न्यूक्लियोफाइल वो होंगे जिन पर नेगेटिव चार्ज हो। ये यूजुअली है। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई चार्ज भी नहीं है लेकिन वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तब भी हम उसको इलेक्ट्रोफाइल कह देंगे। लाइक BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि इन पर चार्ज दिखे ही दिखे, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें पहले। लेकिन ये बात भी क्लियर कर लें कि यदि नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल 100% होगा, यदि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल 100% होगा। फिर अब हम बात करें दूसरे पॉइंट पर आगे। दूसरा पॉइंट ये देखेंगे कि यहाँ यूजुअली इसमें क्या होता है, ऑक्टेट अनकम्प्लीट होगा और इसमें ये ऑक्टेट कंप्लीट होगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और भी कह सकते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये लोन पेयर को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव चार्ज वाले हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे 100%, और ये लोन पेयर अट्रैक्ट करने वाले होंगे। तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट है, इनको हम लुईस एसिड बोलते हैं, लुईस एसिड, और इनको हम लुईस बेस बोलते हैं। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये अक्सर अनस्टेबल होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा अनस्टेबल होते हैं और न्यूक्लियोफाइल हमेशा स्टेबल मिलते हैं। ये एक बार देखने की मिलती है, ज़्यादातर ये स्टेबल मिलेंगे, ये अनस्टेबल मिलेंगे। तो ये सारे डिफरेंसेस हम एक बार नेक्स्ट क्लास में और भी डिटेल में बाकायदा टेबल बनाकर भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैंने स्टार्ट किया है तो आपको बेसिक यही पॉइंट सीखने हैं। इन सब पॉइंट्स को आप अच्छे से नोट कर लेंगे, एक एक पॉइंट को आप समझ लेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो हम नेक्स्ट टॉपिक ये लेंगे, डिफ्रेंशिएट इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। मैंने कुछ डिफरेंसेस आपको बताए हैं, लेकिन हम उसकी स्लाइड उसको और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।